बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वन डायमेंशनल के हवाले से, जो कि हमने जितने प्रोग्राम शुरू में आपको इसके अरे के हवाले से बताए हैं वो सारा वन डायमेंशनल ही है। या इंट्रोडक्शन जैसे कि हम नॉर्मली जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वेरिएबल्स के ऊपर तो वन डायमेंशनल ही होते हैं, अनलेस कि आपको जहाँ नेस्टिंग की जरूरत पड़े, जहाँ पे आपके पास जो है वो रो एंड कॉलम की फॉर्म के अंदर आपने डेटा को रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे आप टू डायमेंशनल यूज करते हो। एक नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर हम हमेशा वन डायमेंशनल अरे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। शॉर्ट सी वीडियो है और यही स्लाइड है जो सामने आपको नजर आ रही है। छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पे, तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो वन डायमेंशनल अरे, सबसे पहले वो अरे की बात कर रहे हैं। कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स विद सिंगल टाइप। सिंगल टाइप से मतलब सिंगल डेटा टाइप, यानी इंटीजर है तो इंटीजर है, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट है, और अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर है। सिंगल टाइप का जो वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है इज कॉल्ड अरे, उसको अरे कहा जाता है। ये तो होगी अरे की डेफिनेशन। अच्छा, अब वन डायमेंशनल क्या होता है? एन अरे विच हैज ओनली वन सबस्क्रिप्ट, जिसका एक सबस्क्रिप्ट हो, इज नोन एज वन डायमेंशनल अरे, उसको कहा जाता है वन डायमेंशनल अरे। एक सबस्क्रिप्ट होगा तो वन डायमेंशनल कहलाएगा। वन डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ वन रो एंड वन कॉलम। एक रो होती है, एक कॉलम होता है, नॉट मोर देन वन रो, नॉट मोर देन वन कॉलम। ठीक है, एक रो होगी और एक ही कॉलम होगा। अब उसके अंदर वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रो और कॉलम एक ही। रो एंड कॉलम एक का मतलब ये नहीं कि वेरिएबल एक होगा। रो एंड कॉलम का ये मतलब है कि उसका डायमेंशन वन है, उसका सबस्क्रिप्ट वन है। वन डायमेंशनल अरे इज आल्सो कॉल्ड लीनियर अरे, वेक्टर अरे एंड 1D अरे। 1D एक्चुअल में इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ द वन डायमेंशनल अरे, सो इट्स अ 1D। ठीक है, 1D, वेक्टर, लीनियर, ये सारा इसके अंदर आता है। तो अब इसका सिंटैक्स क्या है? यहाँ पे डिम एन और उसके बाद आपने इसका साइज लिखना है। डिम n और उसका साइज। इन द अबव सिंटैक्स द dim स्टेटमेंट विल बी यूज्ड व्हेन साइज ऑफ एन अरे इज मोर देन 10। जब आपका जो साइज है वो 10 से ज्यादा है तो उसके लिए आप जो यूज करेंगे वो dim स्टेटमेंट यूज करेंगे। अदरवाइज इट्स यूज इज ऑप्शनल। ये हम dim स्टेटमेंट में पढ़ चुके हैं कि जहां 10 से ज्यादा है तो फिर आप यूज करेंगे, वरना आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कम पे भी यूज कर सकते हो। n इज द नेम ऑफ एन अरे। जो n है ये वाला, ये नेम ऑफ एन अरे है। दैट नेम में बी एनी नेम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द नेमिंग अ वेरिएबल्स, एंड साइज रिप्रेजेंट द सबस्क्रिप्ट ऑफ एन अरे। ये सबस्क्रिप्ट है उसका, और ये पूरे का पूरा जो n और ये साइज लिखा हुआ है ये असल में चूंकि कॉमा से सेपरेट है, कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये जो है ये वन डायमेंशनल अरे की एग्जांपल गिवन है डिम की मदद से। Following program will show the use of the 1D array by displaying the sum of 5 values in data statement. डेटा स्टेटमेंट में 5 आपके पास वैल्यूज हैं। ये आपके पास 60 नंबर के ऊपर डेटा स्टेटमेंट है। इसमें 50 रीड डेटा स्टेटमेंट हम लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है कि डेटा में वैल्यूज होती हैं और रीड जो होती है वो इन वैल्यूज को वन बाय वन सीक्वेंस के साथ रीड करती है। तो डेटा में आपके पास 50 एक वैल्यू है, 150 एक दूसरी वैल्यू है, 250 तीसरी वैल्यू है, 200 फिर 350, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर गिवन है। और रीड के अंदर ये रीड करेगी। 5 वेरिएबल्स आपके पास होंगे। अब यहाँ पे आप देखो ये जो 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये लाइन नंबर चल रहा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट और आगे उसको असाइन किया गया। अब हमने चूंकि 5 वैल्यूज डेटा स्टेटमेंट में दी हुई है, हमने उनको रीड करना है, और रीड करने का उसका जो सम है ना वो आखिर में बताना है कि इन सारी वैल्यूज का टोटल कितना बनता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे बताते हैं। तो ये 5 जो है ये उसका लाइन नंबर है। सम इज इक्वल टू 0। जब भी हमने शुरू में हम सम करने लगते हैं तो उसके लिए शुरू में एक वेरिएबल लिया जाता है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ली जाती है। अगर हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो उसके लिए जो वेरिएबल लिया जाता है उसकी वैल्यू 1 ली जाती है। उसकी क्या वजह होती है? सम है, उसका सम के अंदर ही वैल्यू ऐड होनी होती है और वो फिर असाइन उसी को हो जाना, तो इसलिए हमें उसको शुरू की जो वैल्यू है वो 0 लेनी पड़ती है। और प्रोडक्ट के अंदर वही वाला जो वेरिएबल है उसके अपने ही साथ क्या होना होता है? मल्टीप्लाई होना। तो उसके लिए फिर जो उसकी वैल्यू ली जाती है वो 1 ली जाती है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली ये इस तरीके से आता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि 5 है और सम इज इक्वल टू 0 है, यानी जो सम है उसकी वैल्यू 0 है। 4k इज इक्वल टू 1 to 5, यानी आपके पास जो 4 है वो k आपके पास 1 से 5 तक है। के एक लूप है, इसके अंदर आपने इनिशियलाइज उसको किया है 1 से, और ये जब तक 5 नहीं हो जाता, 1 से 5 नहीं हो जाता, उस वक्त तक क्या करे? रीड करे n।
n इज द नेम ऑफ वेरिएबल, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो इस तरीके से किया जा रहा है, इसका अंदर ये एक पूरा वन डायमेंशनल अरे यहाँ पे है। k की वैल्यू चूंकि वेरी होती रहेगी हर इटरेशंस के ऊपर, तो ये n की वैल्यू, k की वैल्यू 1 है तो k की जगह वहां पे 1 आ जाएगा और n 1 बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू वो रीड करेगा। तो n 1 में वैल्यू यहाँ डेटा से उठाएगा 50 और ये n 1 में जाके स्टोर हो जाएगी। और नीचे सम इज इक्वल टू सम प्लस n और k। अब यहाँ पे सम की वैल्यू इनिशियली क्या है 0, वो यहाँ पे 0 पुट करेगा, और n k 1 है, k है यहाँ पे, चूंकि n 1 आएगा तो n 1 की वैल्यू 50 है, तो 0 में वो 50 ऐड करेगा, तो अब जो नई सम की वैल्यू होगी वो 50 होगी। ठीक है, अब ये एक बार कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट k ये उसे ऊपर ले जाएगा k के पास, नेक्स्ट k के पास लेके जाएगा, दोबारा यहाँ पे उसके पास नहीं लेके जाएगा कि दोबारा 0 हो जाए, नेक्स्ट k के पास आएगा और k की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं लिखा हुआ क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट है, और 1 का इंक्रीमेंट हो तो स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, उसका यूज ऑप्शनल होता है, इसलिए इससे परेशान नहीं होना जिन्होंने फॉर लूप पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे 1 जो है वो स्टेप 1 क्यों नहीं लिखा हुआ, क्या कोई एरर है या गलती होगी, मिस्टेक, तो वो नहीं है। यहाँ पे स्टेप 1 इसलिए लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 का प्लस में इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब फिर उसका जो यूज होता है स्टेप 1 का वो ऑप्शनल होता है। 2 का 3 का देना होता है तो फिर उसको लिखते। अब ये k की वैल्यू अब 2 हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, एक का इंक्रीमेंट आएगा। अब n और k की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ पे आएगा n2, और n2 के अंदर क्योंकि अब ये दूसरी बार रीड आ रहा है तो इसका जो दूसरी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रीड करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये n2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 150, यानी 150, 150। ठीक है, अब ये रीड कर लिया उसने। अब नीचे आएगा सम की वैल्यू पिछले इटरेशंस के अंदर 50 थी, और यहाँ पे जो n2 की वैल्यू है वो 150 है, तो 150 और 50 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 200। तो 200 अब सम की वैल्यू हो गई है 200। अब ये दोबारा से n नेक्स्ट के उसको फिर ऊपर ले जाएगा, अब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अब n3 की वैल्यू वो रीड करेगा तो वो आ जाएगी 250, फिर n4 की, और फिर वो ऐड कर देगा, तो 250 में 200 ऐड करेंगे तो 450 आ जाएगा। तो फिर अगली बार वैल्यू उसको फिर असाइन करेंगे तो 450 में आप जो 200 ऐड करेंगे तो 650 हो जाएगा, और 650 और अगली n5 की जो वैल्यू आप इसमें रीड करेंगे तो वो 700 और 700 और 1000, इसका 1000 आंसर आ जाएगा। 1000 जो है इसका सम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये के अब ये जब 5वीं बार वैल्यू हो जाएगी तो ये नेक्स्ट के फिर उसको ऊपर लेके जाएगा, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। तो जब 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये यहीं से जंप करके नेक्स्ट के बाद वाली स्टेटमेंट पे ड्रॉप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट सम इज इक्वल टू सम वेरिएबल है और ये डबल इंटरवल कॉमा में लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और सम के अंदर जो लास्ट कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। वो आपके पास 1000 है तो 1000 आपका प्रिंट हो जाएगा। डेटा आप पहले यूज कर सकते हो, तो 70 पे वो आएगा और यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, तो ये है जी, प्रिंट करके उसको प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये थी आज की वीडियो वन डायमेंशनल के हवाले से, और एक छोटा सा प्रोग्राम भी था जो आपको समझा दिया, और उम्मीद करते हैं आपको जो है वो समझ आया होगा। और अगर अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।